नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की दूसरी पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति। तो समकालीन विश्व में राजनीति का मतलब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की जो राजनीति है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 ईस्वी में हुई और हम लोग 1945 ईस्वी के बाद का बात पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है उस चैप्टर का नाम है शीतकालीन युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर, इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा कि ये शीत युद्ध क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, फिर एक नया कौन सा युद्ध आया। तो शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का टाइप, शीत युद्ध का प्रकृति, शीत युद्ध के बारे में और भी बहुत सारे डिटेल को पढ़ने से पहले हम लोग एक घटना को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर शुरू होता है एक घटना से, एक सच्ची घटना से। इस घटना का नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। तो आप लोग जानते हैं कि क्यूबा कहाँ है। तो क्यूबा जो है वो उत्तरी अमेरिका के छोर पर है, अंतिम छोर पर, दक्षिणी छोर पर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक पतला सा जो है स्ट्रीप है, उसी स्ट्रीप में क्यूबा है। तो क्यूबा जो था वो सोवियत संघ का समर्थक था और यूएसए आप लोग जानते ही हैं कि ये पूंजीवादी देश का अगुवा था और साम्यवादी देश का अगुवा था सोवियत रूस। क्यूबा पड़ोसी था अमेरिका का, लेकिन समर्थक था यूएसएसआर का। तो 1961 ईस्वी में क्या हुआ कि सोवियत रूस के जो राष्ट्रपति थे ख्रुश्चेव, उन्होंने क्यूबा में सैनिक अड्डे बनाने की कोशिश की, सैनिक अड्डे बनाने की सोची और इसके लिए 1962 ईस्वी में परमाणु बमों से लैस मिसाइलों को वहाँ पर तैनात कर दिया। अब ये चिंता की बात थी यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए चिंता की बात थी। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो कैनेडी साहब को ये खबर 3 सप्ताह के बाद लगी। उनको बड़ा चिंता होने लगा कि हमारे पड़ोस में हमारे दुश्मन, हमारे विरोधी गुट ने परमाणु बमों से लैस जो है मिसाइल तैनात कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका के जंगी बेड़ों को आगे बढ़ाओ, सोवियत रूस को घेरो, और उन्होंने अपना जंगी बेड़ा बढ़ाना शुरू किया। अब जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे कास्त्रो, फिडेल कास्त्रो, उनको चिंता हुआ कि कहीं उनका तख्ता पलट ना कर दिया जाए। उनके अमेरिका के जंगी बेड़े क्यूबा की तरफ सोवियत रूस को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब सोवियत रूस नहीं चाहता था कि युद्ध हो जाए, तो वो युद्ध से बचने के लिए और युद्ध की स्थिति ना हो जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता तो परमाणु युद्ध होता और परमाणु युद्ध बहुत भयावह होती है। तो सोवियत रूस ने अपने मिसाइलों को पीछे हटा लिया या फिर उसकी गति धीमी कर ली। तो जिस समय ये दोनों में हो रहा था काउंटर, एक दूसरे का काउंटर कर रहे थे क्यूबा को लेकर के सोवियत रूस और अमेरिका, दुनिया पूरा डर गई थी। दुनिया को लग रहा था कि कहीं युद्ध ना हो जाए, और ये युद्ध होगा तो कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, ये परमाणु युद्ध होगा और इससे केवल 2 देशों को ही नहीं बल्कि पूरे सृष्टि को, पूरे विश्व को नुकसान होगा। तो ये युद्ध होते होते टल गया। तो 12वीं के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर को रटने से ज़्यादा अच्छा है कि आप 3 नाम याद रखें और 1-2 ईस्वी याद रखें, आप इसको लिख सकते हैं। ये 3 नाम कौन है? क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिडेल कास्त्रो, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, और सोवियत रूस के राष्ट्रपति थे निकिता ख्रुश्चेव। तो कैनेडी और ख्रुश्चेव अर्थात यूएसए और यूएसएसआर में दोनों में परस्पर विरोध की भावना शीत युद्ध के कारण चल रही थी। क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश था, लेकिन वो नीतिगत रूप से सोवियत संघ के नज़दीक था। सोवियत संघ ने वहाँ पर सैनिक अड्डे बनाना चाहा, वहाँ पर परमाणु बमों से लैस मिसाइल तैनात कर दी, जिसके कारण उसके विरोध के लिए, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया। तो इसी संकट को क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। यह युद्ध होते होते टल गया, अर्थात दुनिया ने तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखा।
तो एक नमूना है ये क्यूबा मिसाइल संकट। इसी तरह का बहुत सारे संकट अफ़गानिस्तान में, वियतनाम में, उत्तरी कोरिया में, कांगो में, जर्मनी में बहुत सारे युद्ध होते होते बच गए, या फिर छोटे मोटे युद्ध हुए जहां इन दो महाशक्तियां सीधे रूप से नहीं टकराई, लेकिन अपने समर्थकों को लेकर के समर्थकों का पक्ष लिया। तो क्यूबा मिसाइल संकट मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध इंग्लिश में कहेंगे कोल्ड वार। जब वार होता है तो सभी के माथे गर्म हो जाते हैं, तनाव गर्म हो जाता है, लेकिन ये शीत युद्ध, यहाँ ठंडा शब्द यूज किया गया है कि युद्ध, और वो भी ठंडापन। चलिए हम लोग चलते हैं कि इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे, जबकि धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी, जापान थे। और इस विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की हार हुई और इसमें जीत हुई मित्र राष्ट्रों की। तो मित्र राष्ट्र में ही थे यूएसए और यूएसएसआर, लेकिन दोनों एक साथ रह कर के भी दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे। और जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, दोनों में दुनिया में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ चल पड़ी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएसए ने इसलिए बम गिराया क्योंकि वो यूएसएसआर को अपना दम दिखाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि मेरे पास शक्ति कितनी है, जबकि ऐसा पता चल रहा था कि जापान स्वयं ही आत्मसमर्पण करने वाला है। तो आत्मसमर्पण करने के लिए जो देश तैयार है उस पर बम गिराना ये अपने वर्चस्व को दिखाने का, एक कायम करने का तरीका था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब दुनिया में महाशक्ति बनने की होड़ दो देशों में मच गई, एक यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और दूसरे यूएसएसआर में, सोवियत रूस में। क्योंकि इसके पहले जो महाशक्तियाँ थी, इंग्लैंड और फ्रांस, उनकी शक्ति काफ़ी कम हो गई थी। तो दोनों की विचारधाराएं अलग थी। सोवियत रूस साम्यवादी और समाजवादी विचारों पर चलता था और अमेरिका पूंजीवादी, उदारवादी, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चलता था। दोनों देश चाहते थे कि उनके साथ अधिक से अधिक उनके समर्थक देश उनमें शामिल हों और उनकी विचारधारा को अपनाया जाए, उनका बोलबाला पूरा दुनिया में हो। तो अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र की तरफ उन्होंने प्रभाव जमाना शुरू किया। अमेरिका पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को अपने साथ करना शुरू किया और सोवियत रूस पूर्वी यूरोप और एशिया के देशों की तरफ अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। इसलिए इसे अक्सर पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट भी कहते हैं, या सोवियत गुट और अमेरिकी गुट भी कहते हैं, या पूंजीवादी गुट और समाजवादी, साम्यवादी गुट भी कहते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे छोटे छोटे देश आज़ाद होना शुरू हुए थे। साम्राज्यवादी देशों से, उपनिवेशवादी ताकतों से वो आज़ाद होना शुरू हुए थे। इनकी शक्ति इतनी, इनकी हालत, इनकी स्थिति इतनी खस्ती थी कि ये दो देशों के, दो महाशक्तियों के टकराव के बीच अपने को बचा नहीं सकते थे। इसलिए इनकी मजबूरी थी कि या तो सोवियत गुट या तो पूंजीवादी गुट किसी एक में शामिल हो जाए। तो जिनको जिधर सुविधा पड़ा, जिनका जिधर विचार मेल किया, वो या तो सोवियत गुट में शामिल हो गए या तो साम्यवादी गुट में शामिल हो गए। और इन दोनों गुटों के नेता जो हैं वो शस्त्र निर्माण के होड़ में शस्त्र को जमा करने का, परमाणु शस्त्रों को, अस्त्रों को, खतरनाक मिसाइलों को, हथियारों को जमा करने के होड़ में जुट गए। और इन्होंने अपने साथ जुड़ने वाले देशों को ये वायदा किया कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1949 ईस्वी में तब हुई जब अमेरिका ने एक संगठन बनाया, सैनिक संगठन बनाया, सैनिक गुट बनाया, जिसको नाटो के नाम से जाना जाता है। इसमें 12 देश शामिल हुए। नाटो का ये सिद्धांत था कि नाटो के किन्हीं भी सदस्य राष्ट्रों के बीच में अगर कोई हमला करता है किसी एक देश पर, तो वो हमला किसी एक देश पर नहीं माना जाएगा, बल्कि ये 12 देश पर हमला माना जाएगा और 12 देश मिलकर उसका प्रतिरोध करेंगे। तो ये अमेरिकी गुट ने किया, पूंजीवादी गुट ने किया। बदले में 1955 ईस्वी में वार्सा पैक्ट हुआ, जो कि सोवियत संगठन ने किया, और उसमें भी वही सिद्धांत था कि अगर हमारे किसी भी
एलाइड देश के साथ कोई हमला होता है तो वो हमला किसी उसी देश के साथ नहीं बल्कि सभी देश के साथ माना जाएगा। और दोनों गुट जो थे, दोनों देश के जो अगुवा थे वो परमाणु शक्तियों से लैस थे। और कहा जाता है कि जब दोनों देश, दो गुट परमाणु शक्तियों से लैस हो तो अगर युद्ध हो तो युद्ध में विजेता कौन होगा, विनर कौन होगा, ये क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस तरह से परमाणु बमों से दोनों तरफ से लैस थे और जगह जगह पर जहाँ पे इन लोगों को मौका लगता था एक दूसरे को उकसाते थे, लेकिन युद्ध नहीं होती थी। उकसावा होता था, छोटे मोटे युद्ध होते थे, लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं होती थी। ऐसी स्थिति को चेक एंड बैलेंस या अपरोध की स्थिति कहते हैं, क्योंकि दोनों गुट जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। तो ये परिणाम के डर से सीधा नहीं टकराते थे। हाँ, कहीं कहीं पर बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे वियतनाम में हुआ, उत्तरी कोरिया का युद्ध हुआ, कांगो का युद्ध हुआ और जर्मनी का दो बंटवारा हो गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में। ये शीत युद्ध के ही परिणाम थे। मतलब जहाँ युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है, युद्ध होता नहीं है लेकिन युद्ध की स्थिति बना रहता है। ये 1945 से चल करके तब तक चला जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया 1989 ईस्वी तक। तो ये दोनों देश जो हैं एक दूसरे से टक्कर लेने लगे, अस्त्र शस्त्र का जुगाड़ करने लगे। यहाँ तक कि जो रूस था वो, उसका आधा भाग हम लोग जानते हैं कि वो एशिया में है और आधा से कम भाग थोड़ा सा यूरोप में है। तो मध्य एशिया और सेंट्रल एशिया में इनका प्रभाव जम रहा था सोवियत गुट का। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने दो और संगठन खड़ा किए, जिसे सेंटो और सिएटो कहते हैं। इसके बदले में सोवियत गुट ने क्या किया कि वो उत्तरी कोरिया और इराक का समर्थन करना, वियतनाम का समर्थन करना शुरू कर दिया। इस तरह से एक दूसरे के विरोध में इन लोग षड्यंत्र रचते रहे, चलता रहा। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि सोवियत गुट की शक्ति ख़त्म नहीं हो गई, सोवियत गुट का विघटन नहीं हो गया। अब दोनों महाशक्तियों को ये ज्ञात था कि अगर युद्ध हो जाएगा किसी भी तरह से, अगर गलती से कोई परमाणु बम छोड़ दे या गलती से ही कुछ हो जाए और उसको एक दूसरे के प्रति हमला मान लिया जाए तो क्या होगा, स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति ना हो, परमाणु युद्ध ना आ जाए, इसके लिए फिर निशस्त्रीकरण का भी दौर चल पड़ा। अब दोनों महाशक्तियाँ निशस्त्रीकरण के लिए, निशस्त्रीकरण अर्थात अपने शस्त्रों को कम करने के लिए कि भाई थोड़ा शस्त्र तुम करो, कम करो, थोड़ा शस्त्र हम कम करेंगे, इसका दौर चल पड़ा। और इसमें बहुत सारी संधियाँ हुई निशस्त्रीकरण का, आप लोग जानते हैं, जिसमें प्रमुख नाम है एनपीटी और सीटीबीटी। तो एनपीटी और सीटीबीटी जो है वो शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए, परमाणु युद्ध को रोकने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए ही किया गया। जहाँ दुनिया के अधिकांश देश या तो पश्चिमी गुट या पूर्वी गुट या सोवियत गुट या पूंजीवादी गुट में शामिल हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे कुछ देश थे। भारत के नेता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने दुनिया को एक नई अवधारणा दी जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग तो बड़ा मुश्किल से आज़ाद हुए हैं, इसलिए हम लोग को अपनी आज़ादी इतने सस्ते में नहीं गंवानी चाहिए। तो अपनी आज़ादी उनकी नहीं चली जाए, इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। अर्थात अब हम लोग किसी एक गुट में शामिल नहीं होंगे, बल्कि एक स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे और दोनों गुटों से बच करके, दोनों गुटों से समान दूरी बन करके, दोनों गुटों से हेल्प लेकर के हम लोग आगे विकास करेंगे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी शीत युद्ध रोकने का काम किया। अब बात ये उठता है कि ये दोनों देश जो थे, अमेरिका और सोवियत रूस, दोनों में अकेले अकेले इतनी ताकत थी कि एक दूसरे को नष्ट कर सकते थे, पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे। तो फिर इन्होंने छोटे देशों को अपने साथ मिलाना क्यों शुरू किया? तो इसका उत्तर है कि इन छोटे देशों में ये अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना चाहते थे, पहला कारण। दूसरा, इन छोटे देशों में जो खनिज था और पेट्रोलियम था, इनका ये उपभोग करना चाहते थे, अपना बाजार फैलाना चाहते थे। और छोटे देश इन महाशक्तियों से क्यों जुड़े? क्योंकि वो सुरक्षा चाहते थे, वो आर्थिक मदद चाहते थे, वो परमाणु बम से अपनी सुरक्षा चाहते थे। इस प्रकार छोटे देशों का इन महाशक्तियों के साथ जुड़ना या इन महाशक्तियों का छोटे देशों को अपने अंडर में लेना, इसके पीछे भी कारण था। भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए और आज़ादी के साथ ही दोनों की दुश्मनी भी शुरू हो गई।
तो आप लोग जानते हैं कि अमेरिका गुट में पाकिस्तान जाके मिल गया, भारत सोवियत गुट में डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी भारत के ऊपर सोवियत संघ का बहुत ही क्या कहते हैं उसको, छाया रहा, उनका प्रभाव रहा। और अमेरिकी गुट ने हमेशा भारत को एक शक की दृष्टि से देखा कि भले ये गुट निरपेक्षता बोलता है, लेकिन इसका झुकाव जो है साम्यवादी देशों के साथ है। तो शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई, शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ, ये सब हम लोगों ने जाना कि शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें युद्ध तो नहीं होता लेकिन युद्ध की स्थिति बनी रहती है। इसका शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ। इसमें दो गुट थे, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट। अमेरिकी गुट को पूंजीवादी गुट भी कहते हैं और सोवियत गुट को साम्यवादी गुट भी कहते हैं। दोनों वर्चस्व की लड़ाई के लिए दुनिया के अधिक से अधिक देशों को, अधिक से अधिक क्षेत्रों को अपने साथ रखना चाहते थे। दोनों ही गुट परमाणु बमों से सुसज्जित थे और परमाणु युद्ध के कारण ही इन लोगों में युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों खेमा ने इतना संयम बरता। इन दोनों खेमों को लगा कि अगर ये युद्ध हो जाएगा तो फिर स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। तो शीत युद्ध क्या है, क्यूबा संकट क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब दो शीर्षक, छोटे छोटे शीर्षक इस चैप्टर में इस अध्याय में बचे हुए हैं। एक और वीडियो में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।